समुंदर की गहराइयों से निकले कुछ अजीबोगरीब जीवों ने पूरी इंसानियत के सामने एक चुनौती रखती है। वो कहते हैं कि ये धरती उनकी है और अब वो इस पर अपना हक वापस लेने आए हैं। आखिर कौन है ये प्राणी जो समुंदर में रहते हैं? उनके अचानक सामने आने का क्या मकसद है? और क्या दो प्रजातियों के बीच शुरू हुई ये जंग दुनिया के अंत का कारण बनेगी? ये सब जानने के लिए चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जहां हम देखते हैं मछुआरों के एक झुंड को जो अपनी रोजी रोटी के लिए जाल डाले हुए बैठे थे। उन सबको बस यही उम्मीद थी कि आज उनके जाल में ढेर सारी मछलियां फंसेंगी, जिससे उनका दिन बन जाएगा। और फिर जैसे ही वो अपना भारी भरकम जाल खींचना शुरू करते हैं, उन्हें महसूस होता है कि अरे, इस बार तो जाल कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। ये महसूस करते ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उन्हें लगता है कि बस आज तो उनकी किस्मत ही खुल गई। लेकिन जैसे ही वो जाल पानी से बाहर आता है, उसे देखते ही उन सब की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि उस जाल में सैकड़ों मछलियों के बीच एक ऐसी अजीबोगरीब और डरावनी चीज फंसी हुई थी जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो असल में एक समुद्री दानव था, एक ऐसा जीव जो सिर्फ पुरानी कहानियों और पौराणिक कथाओं में जाना जाता था। उस अजीब से प्राणी को देखकर मछुआरे पहले तो बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन उनका डर जल्द ही लालच में बदल जाता है। वो सोचते हैं कि इस अनोखे जीव को बेचकर तो वो रातों रात अमीर बन सकते हैं। अब इस घटना से अनजान वहीं दूसरी तरफ शहर की भीड़ भाड़ में बार्कले नाम का एक आदमी अपने घर पर था। आपको बता दूं कि बार्कले एक ऐसा फौजी था जिसे तब बुलाया जाता था जब देश को उसकी जरूरत पड़ती थी। अचानक उसके फोन पर एक संदेश आता है। उस संदेश में उसे बताया जाता है कि स्कॉटलैंड में समुद्र में तेल फैल गया है, यानी एक ऑयल स्पिल हो गया है, और उसे इंग्लैंड की सेना के साथ उस सफाई मिशन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। असल में उसे अपने सार्जेंट रॉजर की जगह जाना था, क्योंकि रॉजर को किसी दूसरे जरूरी मिशन पर भेज दिया गया था। बार्कले के लिए ये देश की सेवा करने का एक और मौका था, लेकिन अपनी ड्यूटी पर जाने से ठीक पहले उसके सामने एक और जरूरी काम था। उसे अपनी बेटी किर्बी को उसकी माँ के घर छोड़ना था। बार्कले अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। लंदन शहर की चमचमाती सड़कों से गुजरते हुए वो अपनी गाड़ी चला रहा था, और उसके पास वाली सीट पर उसकी मासूम बेटी किर्बी बैठी हुई थी। दरअसल बार्कले का अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था, इसलिए किर्बी अपनी माँ के साथ ही रहती थी। बार्कले को जब भी मौका मिलता वो अपनी बेटी के साथ वक्त जरूर बिताता, पर आज उसके दिल पर एक बोझ सा था। उसे ये नहीं पता था कि वो इस बार कब वापस लौटेगा। उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए ढेर सारा प्यार और एक अनजान मिशन का डर साफ झलक रहा था। उसने अपनी बेटी और एक्स वाइफ को अलविदा कहा और अपने मिशन के लिए निकल पड़ा। हवाई अड्डे पर उसकी मुलाकात सार्जेंट हाना से हुई, जो उसके साथ इस मिशन पर जा रही थी। फिर दोनों सेना के विमान में सवार हुए और स्कॉटलैंड के लिए उड़ गए। उनके दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि उन्हें सिर्फ एक तेल के रिसाव की सफाई करनी है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जैसे ही उनका विमान स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में लैंड हुआ, वहां जनरल पियर्स उनका इंतजार कर रहे थे। जनरल पियर्स एक अनुभवी और सख्त मिजाज के अफसर थे। वो बार्कले और उसकी टीम को एक मिलिट्री बेस पर ले जाते हैं। बेस के अंदर एक बड़े से कमरे में अजीब सी ठंडक थी, और वहां एक मेटल की मेज पर वही समुद्री दानव पड़ा हुआ था जिसे उन मछुआरों ने पकड़ा था। उसकी लाश को देखते ही बार्कले के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि ये कोई तेल साफ करने का मिशन नहीं था, बल्कि ये मामला कुछ और ही था। तभी जनरल पियर्स ने बताया कि इस जीव का शरीर समुद्र के तट से 5 किलोमीटर दूर मिला था। जैसे ही मछुआरों ने उसे अपने जाल से बाहर निकलते देखा, उन्होंने डर के मारे उस पर गोलियां चला दी थी। फिर उन लालची मछुआरों ने उसकी लाश को इंटरनेट पर बेचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि यह खबर दुनिया में आग की तरह फैलती, कर्नल ने वक्त रहते इस मामले को दबा दिया। उन्होंने उस नमूने को खरीद लिया ताकि सेना उस पर रिसर्च कर सके। इसके बाद जनरल पियर्स उस अजीब से जीव के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि पुरानी कहानियों और पौराणिक कथाओं में इन समुद्री शैतानों का जिक्र मिलता है। इनकी प्रजाति को होमो एक्वा नाम दिया गया था। ये एक तरह से इंसान और मछली का मिश्रण थे, यानी मैन फिश। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने उस लाश की जांच की, उन्हें एक हैरान कर देने वाली चीज का पता चला। उस जीव के गले के ठीक नीचे एक सुंदर सा मोती था। ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि सालों से जब भी इस प्रजाति का कोई जीव मिला था, उसके गले में हमेशा ठीक वैसा ही मोती पाया गया था। ये उनकी पहचान थी या इसका कोई और गहरा मतलब था, ये बात कोई नहीं जानता था। सेना का मकसद बिल्कुल साफ था। वो समुद्र की गहराइयों में रहने वाले दूसरे होमो एक्वा से संपर्क करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पहाड़ों पर एक कैंप लगाया और एक खास मशीन का इस्तेमाल किया जो समुद्र में संपर्क की तरंगे भेज सकती थी। वो उन्हें सिर्फ ये बताना चाहते थे कि उनका एक साथी उनके पास है। धीरे धीरे रात का अंधेरा छा जाता है। कैंप में ज्यादातर फौजी अपने अपने टेंट में सो रहे थे, लेकिन मॉर्गन और अब्दाला नाम के 2 फौजियों को उस होमो एक्वा की लाश पर पहरा देने की ड्यूटी मिली थी। आधी रात के वक्त जब हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, उन्हें अजीब चीजों का एहसास होने लगा। उन्होंने देखा कि टेंट के अंदर की जमीन अचानक गीली हो रही है। पानी कहीं से आ नहीं रहा था, बल्कि जमीन खुद पानी में बदल रही थी। जैसे जमीन ने
अपना ठोस रूप ही छोड़ दिया हो। ये देखकर अब्दाला घबरा जाती है और अपने साथी मॉर्गन की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया वो उस दलदल जैसी जमीन में धंसने लगी। उसकी चीख निकल गई। मॉर्गन ने उसकी मदद करने की कोशिश की। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो अब्दाला को खींचकर बाहर निकाल सके, लेकिन तभी एक अनजान ताकत ने अब्दाला को बुरी तरह से नीचे खींच लिया और वो पल भर में उस पानी बनी जमीन में गायब हो गई। इससे पहले कि मॉर्गन कुछ समझ पाता, वही अनजानी ताकत उसे भी नीचे खींचने लगी। उसने जोर से मदद के लिए पुकारा, लेकिन जब तक बाकी फौजी वहां पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। मॉर्गन भी ठीक उसी तरह गायब हो चुका था जैसे अब्दाला हुई थी। जब जनरल पियर्स उस टेंट में पहुंचे जहां लाश रखी हुई थी, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। लाश तो गायब थी, और तो और मॉर्गन और अब्दाला भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उनके कम्युनिकेटर्स यानी उनके वायरलेस सेट्स जमीन के नीचे से सिग्नल दे रहे थे। जैसे ही वो अजीब से जीव उस जगह से गए, जमीन वापस से ठोस हो गई थी, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। जनरल पियर्स नीचे झुके और उस जगह को खोदने की कोशिश की जहां से सिग्नल आ रहा था। जमीन के नीचे उन्हें जो मिला उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। वो मॉर्गन का हाथ था जो जमीन से बाहर निकला हुआ था। इस एक पल में बार्कले को समझ आ गया कि ये कोई मामूली मिशन नहीं है, उसे तो सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया गया था। उसने घबराहट में पूछा, आखिर ये किस तरह के जीव थे? तभी सार्जेंट हाना ने एक गहरा राज खोला। उसने बताया कि उसकी टीम, जिसका नाम यूनिफाइड इंटेलिजेंस टास्क फोर्स था, उसे खास तौर पर एलियन जीवों से निपटने के लिए बनाया गया था। लेकिन होमो एक्वा एलियंस नहीं थे। सच तो ये था कि वो इस धरती पर इंसानों के आने से भी बहुत पहले से मौजूद थे। हजारों सालों तक वो समंदर की गहराइयों में सोते रहे, एक लंबी नींद में, लेकिन अब वो जाग चुके थे। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो इस धरती पर अपना हक वापस लेने आए थे। उनका मानना था कि ये ग्रह उनका है और इंसान सिर्फ मेहमान है जिन्होंने उनके घर को बर्बाद करके रख दिया है। उसी रात सेना ने समंदर के किनारे एक होमो एक्वा को आते हुए देखा। जनरल पियर्स ने अपने आदमियों को हथियार नीचे करने का हुक्म दिया। वो लड़ाई नहीं बल्कि आपस में बात करना चाहते थे। एक खास अनुवादक मशीन के जरिए जनरल पियर्स ने उस होमो एक्वा से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, एक शांतिपूर्ण बैठक करना चाहते हैं। लेकिन वो होमो एक्वा बहुत गुस्से में था। उसकी आंखों में अपने साथी की मौत का बदला साफ दिख रहा था, जिसे मछुआरों ने बेदर्दी से मार दिया था। इस पर जनरल ने उसे याद दिलाया कि उसने भी अपने 2 फौजी खोए हैं। फिर उन्होंने एक शांति समझौता पेश किया ताकि ये एक दूसरे को मारने का सिलसिला यहीं खत्म हो सके। होमो एक्वा ने समझौता मान तो लिया, लेकिन उसने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उसने कहा, मेरे लोग अब और नहीं छुपेंगे। ठीक इसी वक्त हम पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। और सच में ठीक उसी पल धरती के हर देश में, हर समंदर से होमो एक्वा बाहर निकल रहे थे। लोग उन्हें देखकर हैरान थे, डरे हुए थे। उन्होंने खुद को इंसानों का पूर्वज बताया, यानी वो जो इंसानों से पहले इस धरती पर आए थे। ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। दोनों प्रजातियों के बीच पहली बैठक लंदन में थेम्स नदी के किनारे इंपीरियल हाउस के अंदर रखी गई। इस बैठक को सफल बनाने के लिए इंसानों ने एक खास पुल बनाया था जिसका नाम था वाटरवे। ये पुल जमीन और पानी को आपस में जोड़ता था ताकि होमो एक्वा आसानी से बैठक वाले हॉल तक आ सके। आखिरकार बैठक का दिन आ ही गया। इंपीरियल हाउस में दुनिया भर के नेता और सेना के अफसर मौजूद थे। केट, जो यूनाइट नाम के संगठन की अध्यक्ष थी, ने इंजीनियर्स को वाटरवे शुरू करने का आदेश दिया। पानी का एक रास्ता बन गया और उसमें से होमो एक्वा का प्रतिनिधि मंडल बाहर निकला। उनके साथ 3 और ऐसे अजीब जीव थे जिन्हें इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा था। एक विशाल मछली, एक जलपरी और एक ऐसी जीव जो एक इंसानी औरत जैसी दिखती थी। उस औरत जैसे दिखने वाले जीव का नाम था सॉल्ट। आपको बता दूं कि सॉल्ट ने बहुत कम समय में इंसानों की भाषा सीख ली थी और वो सब कुछ समझ सकती थी जो इंसानों का दूत बोल रहा था। बैठक शुरू होते ही सॉल्ट ने अपने आने का असली मकसद बताया। उसने कहा, मेरे बच्चे तीसरी ठंडी लहर के वक्त पैदा होने वाले थे, लेकिन तुम इंसानों के जहाजों से निकले तेल ने उन्हें जहर दे दिया। वो पैदा होने से पहले ही मर गए। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। ये सुनकर इंसानों का दूत जोनाथन ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि इंसानियत अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार है, लेकिन सॉल्ट ने उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सॉल्ट ने कहा कि वो जोनाथन से नहीं बल्कि बाकले से बात करना चाहती है। उसकी नजर सीधे बाकले पर थी। उसने कहा, जब तुमने हमारे मारे गए साथी को देखा तो सिर्फ तुम्हारी आंखों में उसके लिए इज्जत और दुख था, बाकी सबके लिए तो वो सिर्फ एक नमूना था। इसलिए तुम बाकले इंसानियत के नए दूत बनोगे। ये सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। एक आम सा फौजी जिसे तेल साफ करने के बहाने बुलाया गया था, अब पूरी इंसानियत की तरफ से बात करने वाला था। केट, यूनाइट की अध्यक्ष, इस बात से काफी परेशान थी। आखिर बाकले में ऐसा क्या खास था? उसने बाकले से पूछताछ करने का आदेश दिया और अपनी टीम को उसकी जिंदगी के हर पहलू को खंगालने का काम सौंप दिया। केट ने सॉल्ट को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो जोनाथन को ही दूत रहने दे, लेकिन सॉल्ट अपनी बात पर अड़ी रही। उसने साफ कह दिया कि आगे की सारी
बातचीत सिर्फ और सिर्फ बार्कले के जरिए ही होगी। मजबूरन केट को बार्कले को यह मौका देना पड़ा। उसने बार्कले से कहा कि वो उसे आने वाले वक्त के लिए तैयार करेगी। इसके बाद बार्कले को एक शानदार होटल में ठहराया गया। पूरा होटल सुरक्षा कर्मियों से भरा हुआ था। वहां अपने कमरे में पहुंचा ताइफ बारबरा को देखकर हैरान रह गया। उन्हें सुरक्षा के लिए वहां लाया गया था। बारबरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने बार्कले से कई सवाल किए। जब बार्कले ने उसे बताया कि उसे इंसानियत का दूत चुना गया है तो बारबरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका एक्स हस्बैंड, एक आम सा फौजी, अब दुनिया की सबसे जरूरी बातचीत का हिस्सा बनने जा रहा था। तो एक तरफ जहां केट इस बात पर विचार कर रही थी कि अगर होमो एक्वा के साथ जंग हुई तो इंसानियत को कैसे बचाया जाए, वहीं दूसरी तरफ उसके वैज्ञानिक सॉल्ट के उन अंडों पर रिसर्च कर रहे थे जो तेल की वजह से नष्ट हो गए थे। वो उन अंडों के ऊतकों के नमूनों से उन अजीब जीवों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते थे। जल्द ही अगली बैठक का दिन और वक्त तय हो जाता है। बार्कले यूनिटी के बाकी सदस्यों के साथ इंपीरियल हाउस में मौजूद था। होमो एक्वा अपने वक्त पर वहां पहुंचे। शुरुआती सलाम दुआ के बाद सॉल्ट ने समिति के सदस्यों से एक अजीब मांग की। उसने थेम्स नदी से एक ग्लास पानी मांगा। अधिकारी तुरंत उसके आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़े। जब पानी का ग्लास कमरे में लाया गया, बार्कले ने उसे सॉल्ट को देने की कोशिश की, लेकिन सॉल्ट ने उसे रोक दिया। उसने बार्कले की तरफ देखा और कहा, यह पानी तुम्हारे लिए है। यह सुनकर बार्कले के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो जानता था कि थेम्स नदी का पानी कितना गंदा और जहरीला है। वो वहीं पर जमकर खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। उसके कान में एक मशीन लगी हुई थी जिसके जरिए केट की टीम उसे निर्देश दे रही थी। उसे एक पहले से लिखी हुई स्पीच पढ़ने के लिए कहा गया। बार्कले ने ठीक वही किया। उसने स्क्रीन पर दिख रहे शब्दों को दोहराना शुरू कर दिया, लेकिन सॉल्ट के चेहरे पर असंतोष के भाव साफ दिख रहे थे। उसे यह बनावटी स्पीच बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तब बार्कले ने एक फैसला किया। उसने लिखी हुई बातों को छोड़कर अपने दिल से बोलने का सोचा। उसने उस जहरीले पानी से भरे ग्लास को देखा और कहा, पानी और मिट्टी का यह जहरीला होना, यह हम इंसानों की बेवकूफी और लालच का नतीजा है। हमने इस धरती को बर्बाद किया है। उसने अपनी प्रजाति की गलती को माना। उसने कहा कि वो उनकी तरफ से माफी मांगता है और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार है। बार्कले के इन सच्चे शब्दों ने सॉल्ट पर जादू सा कर दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे पसंदीदा इंसान हो। उसी रात बार्कले अपने होटल के कमरे में आने वाले कल के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी बेटी किर्बी उसके पास आई। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने पापा से कहा कि उसे उन पर बहुत गर्व है कि वो इतिहास बना रहे हैं, लेकिन साथ ही उसे उनकी चिंता भी हो रही है। अपनी बेटी को परेशान देखकर बार्कले ने उसे समझाया कि अगली सुबह उसे और उसकी मां को एक सुरक्षित घर में भेज दिया जाएगा। उन्हें इस होटल में बंद रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर किर्बी ने कहा, अगर मैं चुन सकती तो मैं यहीं आपके साथ रहती। उसने अपने पापा को कसकर गले लगा लिया और उनकी बाहों में ही सो गई। एक बाप के लिए इससे ज्यादा सुकून का पल भला और क्या हो सकता था। तीसरी बैठक के दौरान बार्कले ने होमो एक्वा के प्रतिनिधियों को बताया कि दुनिया के सारे देशों के नेताओं ने जलवायु वैज्ञानिकों और प्राइवेट कंपनियों से बात की है। उन्होंने समुद्र की गंदगी को साफ करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2065 तक समुद्री प्रदूषण में 50% तक की कमी लाई जा सकती है। इस काम में वक्त लगेगा क्योंकि इसके लिए बहुत सारे पैसे और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब सॉल्ट ने यह सुना कि 50% की कमी लाने में 40 साल लग जाएंगे तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, यह प्रस्ताव बिल्कुल नामंजूर है। हर रोज मेरी प्रजाति के दर्जनों लोग तुम इंसानों की लापरवाही की वजह से मर रहे हैं। हम 40 साल इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हारे अत्यधिक उपभोग और जहाजों से फैलाए प्रदूषण की वजह से हम ठीक से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले सकते। बार्कले समझ गया कि वो एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन सा है। उसके पास सॉल्ट और उसके लोगों से माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कहा कि धरती के नेता इस ग्रह को हुए नुकसान को ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तब सॉल्ट ने कहा कि वो इस मिशन में उनकी मदद करेगी और उसकी मदद का तरीका इतना भयानक था कि इंसानियत ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। अचानक पूरी दुनिया में मौसम बदल गया। एक भयानक तूफान शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम तूफान नहीं था। आसमान से पानी नहीं बल्कि कचरा बरस रहा था। इंसानों ने सालों से जो टन टन कचरा समुद्र में फेंका था, समुद्र ने आज वो सारा कचरा उन्हें वापस लौटा दिया था। ये समुद्र का विद्रोह था, उसकी बगावत थी। ठीक जिस वक्त आसमान से ये कचरे की बारिश हो रही थी, बारबरा और उसकी बेटी किर्बी गाड़ी में उस सुरक्षित घर की तरफ जा रही थी। इस अजीब और डरावने दृश्य को देखकर बारबरा बुरी तरह से डर गई। उसने तुरंत अपने एक्स हस्बैंड को फोन किया और मदद मांगी। बार्कले ने उसे इंपीरियल हाउस आने के लिए कहा, लेकिन रास्ते में वो एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गए। बारबरा ने अपनी बेटी से कहा कि बिल्डिंग कुछ ही दूरी पर है, वो दौड़कर वहां चली जाए। बार्कले अपनी बेटी का इंतजार बिल्डिंग के बाहर कर रहा था। अचानक उसने देखा कि आसमान से एक बड़ा सा जहाजी लंगर ठीक किर्बी के ऊपर गिरने वाला है। बार्कले ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तेजी से दौड़ लगाई और आखिरी पल में अपनी बेटी को वहां से हटाकर उसकी जान बचा ली। कुछ ही देर में बारबरा भी वहां पहुंच गई और वो अपने परिवार के साथ मिल गई। पूरा शहर प्लास्टिक और कचरे
से पट गया था। दुनिया भर के नेताओं के पास इस अजीब स्थिति को बस देखते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस कचरे के तूफान में समुंदर ने एक और चीज बाहर फेंकी थी, टाइटैनिक जहाज। अपनी पहली यात्रा शुरू करने के 114 साल बाद टाइटैनिक आखिरकार न्यूयॉर्क पहुंच गया था, लेकिन इस हालत में जिसका किसी ने सपना भी नहीं देखा था। दुनिया भर के देशों को इस कचरे की बारिश से भारी नुकसान हुआ था, लेकिन बार्कले अभी भी समुंदर के लोगों के साथ एक शांति समझौता करने पर जोर दे रहा था। वो जानता था कि इंसान इस जंग को जीत नहीं सकते। खुशकिस्मती से सॉल्ट अभी भी बातचीत के लिए तैयार थी, लेकिन इस बार उसने साफ साफ कह दिया कि दोनों प्रजातियों के बीच शांति तभी स्थापित हो सकती है जब इंसान उसकी 3 शर्तें मान लेंगे। उसकी पहली शर्त थी कि समुद्रों में प्रदूषण और जहाजों की आवाजाही तुरंत बंद होनी चाहिए। दूसरी शर्त थी कि जमीन और समुद्र के बीच एक सीमा तय की जाएगी। इंसान उस सीमा को पार करके समुद्र में नहीं आ सकते। उसने कहा, इंसान जमीन पर रहने के लिए बने हैं, उन्हें समुद्र और समुद्र के नीचे के आसमान में आने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनते ही समिति के सदस्यों में हंगामा मच गया। इस शर्त का साफ मतलब था कि महाद्वीपों के बीच का सारा व्यापार बंद हो जाएगा। वैश्वीकरण का पूरा प्रोसेस ही उलट जाएगा। जब सॉल्ट ने देखा कि कमरे में बैठे इंसान गुस्से में आ रहे हैं, तो उसने अचानक अपना रूप बदल लिया। उसकी आवाज भारी हो गई और उसका शरीर एक मर्द जैसा दिखने लगा। उसने एक सख्त और रोबदार आवाज में उन्हें शांत रहने को कहा। जैसे ही सब शांत होकर अपनी जगह पर बैठे, सॉल्ट वापस अपने असली रूप में आ गई। फिर उसने अपनी तीसरी और आखिरी शर्त बताई। उसने प्रशांत महासागर के कुछ निर्देशांक बताए और कहा कि अगली बैठक वहां होगी। इस बार बैठक जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में होगी। बार्कले को 8000 मीटर यानी 8 किलोमीटर नीचे समुद्र में गोताखोरी करके उनके प्राकृतिक वातावरण में उनसे मिलना होगा। ये एक नामुमकिन सा चैलेंज था। आज तक इंसानियत के इतिहास में कोई भी पनडुब्बी इतनी गहराई तक नहीं जा पाई थी। इतने ज्यादा दबाव में कोई भी मशीन पिचक कर नष्ट हो जाती। लेकिन इंसानों के पास कोई और रास्ता नहीं था। बार्कले, जनरल पियर्स और उनकी टीम के साथ एक खास पनडुब्बी में सवार हुआ। पनडुब्बी का दरवाजा मजबूत बोल्ट से बंद कर दिया गया। समुद्र में उतारने के बाद उस पनडुब्बी को 8000 मीटर की गहराई तक पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लगे। इस लंबे सफर के दौरान अंदर बैठे 6 लोग आपस में बातें कर रहे थे। वो इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर वो इस मिशन से जिंदा वापस आ गए तो वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहेंगे। उनके चेहरों पर डर और अनिश्चितता साफ दिख रही थी। टेड नाम का एक सदस्य डर के मारे घबराने लगता है। बार्कले ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने टेड को गहरी सांस लेने के लिए कहा। अपने साथियों की हिम्मत बढ़ाते हुए बार्कले खुद अपने मन में चल रहे डर और असुरक्षा के विचारों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद पनडुब्बी ने हिलना बंद कर दिया। पियर्स ने ऊपर सतह से संपर्क करने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि क्या वो समुद्र की सतह पर पहुंच गए हैं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अचानक टीम ने महसूस किया कि उनकी पनडुब्बी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि सतह से उनका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। मिन, जो पनडुब्बी के बाहर के दबाव पर नजर रखे हुए थी, ने एक ऐसी चीज देखी जिस पर विश्वास करना नामुमकिन था। पनडुब्बी के बाहर का दबाव धरती की सतह के दबाव के बराबर था। ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अनुमान के मुताबिक वो 8000 मीटर की गहराई पर थे। अचानक उन्हें बाहर से एक झटका महसूस हुआ और पनडुब्बी की सारी लाइट्स बुझ गईं। सबने तुरंत अपने ऑक्सीजन के मास्क पहन लिए। तभी पनडुब्बी का दरवाजा अपने आप खुल गया। टीम ये देखकर हैरान थी। उन्हें लगा कि अब समुद्र का पानी अंदर आ जाएगा और वो सब मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बूंद पानी तक अंदर नहीं आया। हिम्मत करके उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो समुद्र के अंदर नहीं बल्कि एक अजीब सी गुफा में थे। उस गुफा का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस था और हवा में भरपूर ऑक्सीजन थी। वो बिना किसी साजो सामान के आराम से सांस ले सकते थे। जिस जगह पर इंसानी टेक्नोलॉजी का पहुंचना नामुमकिन था, वहां उन्होंने एक पूरी दुनिया बना रखी थी। जब टीम उस जगह को देखकर हैरान हो रही थी, तभी वहां सॉल्ट प्रकट हुई। उसने कहा, तुम पहले इंसान हो जो इतनी गहराई तक पहुंचे हो। इस माहौल को खास तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तुम अपने सारे साजो सामान सुरक्षित रूप से हटा सकते हो। इसके बाद सॉल्ट टीम को एक बड़े से मीटिंग हॉल में ले गई। वहां सैकड़ों की संख्या में होमो एक्वा मौजूद थे। वो सब वहां इसलिए जमा हुए थे ताकि जमीन और समुद्र के भविष्य का फैसला किया जा सके। इसी दौरान वहीं जमीन पर केट को अपनी टीम के एक सदस्य का फोन आया। उसे पता चला कि कई देशों के डिप्लोमेट्स की बातचीत में कुछ गुप्त संदेश पकड़े गए हैं। कोई आपस में साजिश रच रहा था। जिस वक्त केट फोन पर बात कर रही थी, एक निशानेबाज ने उसे निशाना बनाया, लेकिन इससे पहले कि गोली उसे लगती, उसका बॉयफ्रेंड बीच में आ गया और उसकी जान बचाते हुए खुद शहीद हो गया। दूसरी तरफ समुद्र की गहराइयों में उस मीटिंग हॉल में टेड, वही डिप्लोमेट जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था और जिसने अपना ऑक्सीजन मास्क नहीं उतारा था, ने सॉल्ट को एक तोहफा दिया। वो एक छोटा सा ग्लोब था, लेकिन जैसे ही बार्कले ने उसे देखा, उसे समझ आ गया कि ये ग्लोब सिर्फ एक धोखा है। उसने तुरंत उस ग्लोब को टेड के हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया। वो असल में एक बम था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में दर्जनों होमो एक्वा मारे गए, साथ ही बार्कले की टीम के सारे सदस्य भी मारे गए। लेकिन बार्कले बच गया। उसकी जान सॉल्ट ने बचाई थी।
थी। जैसे ही केट के अपार्टमेंट में हुए हमले की खबर शर्ली तक पहुंची, उसने एक स्क्वाड वहां भेज दिया। उसे समुंदर में हुए डिप्लोमेट्स की मौत की खबर भी मिल रही। शर्ली ने तुरंत मीडिया को इस घटना के बारे में सूचित कर दिया। पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई। इसके बाद टीवी चैनलों पर सॉल्ट का एक वीडियो चलाया गया जिसमें वो कह रही थी, मैंने जानबूझकर बार्कले और उसकी टीम को मारा है और यही अंजाम हर उस इंसान का होगा जो समुंदर में घुसने की हिम्मत करेगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि यह वीडियो नकली था। इसे इंसानी सरकारों ने बनवाया था ताकि दोनों प्रजातियों के बीच नफरत और जंग का माहौल बनाया जा सके। समुंदर की गहराइयों से सॉल्ट तेजी से बार्कले को सतह तक लाई। वहां एक हेलीकॉप्टर बार्कले को बचाने के लिए भेजा गया था। जैसे ही बार्कले जमीन पर पहुंचा, उसने सबको सच्चाई बताई। उसने बताया कि धमाका टेड ने किया था, जो एक आत्मघाती हमलावर था। केट ने बार्कले की बात पर विश्वास किया, लेकिन उसने कहा कि उसे सॉल्ट से भी पूछताछ करनी होगी। फिलहाल सॉल्ट को एक युद्धबंदी के तौर पर रखा गया था। केट अब यह जानने में लग गई कि आखिर उस पर हमला करने वाले निशानेबाज को किसने भेजा था। उसे अपने दुश्मन की पहचान जल्द से जल्द करनी थी। उसके एक साथी लुइसी ने बताया कि फ्रेंच सेना को शक है कि जिसने निशानेबाज को भेजा था उसी ने टेड कैम्बेल को उस डिप्लोमेट मिशन पर भेजा था। टेड को पैनक्रियास का स्टेज 4 कैंसर था। वो मरने ही वाला था। उसने अपने संस्थान के लिए अपनी जान देने का फैसला किया, लेकिन सॉल्ट की वजह से उसके लोगों पर इंसानों को मारने का इल्जाम नहीं लगा, पर वो खुद एक स्टील के बॉक्स में कैद हो गई। बार्कले को पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो सॉल्ट को एक प्रयोगशाला में भेज दिया जाएगा और उस पर तरह तरह के परीक्षण किए जाएंगे। सॉल्ट ने उसकी जान बचाई थी और अब एहसान चुकाने की बारी बार्कले की थी। उसने हिम्मत दिखाई और उस ट्रक की चाबियां हासिल कर ली जिसमें सॉल्ट को ले जाया जा रहा था। उसने ट्रक को रिवर्स करके थेम्स नदी में गिरा दिया। जैसे ही सॉल्ट उस बॉक्स से आजाद हुई, बार्कले भी पानी में कूद गया। सॉल्ट ने उसे डूबने से बचा लिया। उसी रात होमो एक्वा ने इंपीरियल हाउस में एक और बैठक बुलाई। इस बार टाइड नाम का एक नया होमो एक्वा अपने लोगों का प्रतिनिधि बनकर आया। उसने केट से सवाल किया, तुम इंसानों ने इतनी पागलपन बड़ी हरकत क्यों की? अपनी ही प्रजाति के लोगों को मार दिया। केट ने माफी मांगी। तब टाइड ने सॉल्ट के बारे में पूछा। उसने कहा, सॉल्ट हमारी प्रजाति की गद्दार है। उसने अपने लोगों को मरने दिया और एक इंसान को बचाने में लगी रही। जब उसे पता चला कि सॉल्ट बार्कले की मदद से भाग गई है और तब से लापता है, तो टाइड ने इंसानों को धमकी दी। उसने कहा, सॉल्ट को ढूंढो और उसे हमारे हवाले करो ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो एक असली जंग शुरू होगी। पूरा शहर बार्कले और सॉल्ट को ढूंढ रहा था। वो दोनों एक पुराने वीरान से गोदाम में छुपे हुए थे। वहां सॉल्ट अपनी आजादी का जश्न मना रही थी। एक गहरी और शांत रात में उसने बार्कले से पूछा कि उसने अपनी जान खतरे में डालकर उसे क्यों बचाया। बार्कले के पास इसका कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि उसके दिल में सॉल्ट के लिए कुछ खास एहसास जाग चुके थे और वही एहसास सॉल्ट के दिल में भी थे। उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। अब बार्कले को सॉल्ट की चिंता हो रही थी। उसने सॉल्ट को समंदर में वापस लौट जाने का सुझाव दिया, लेकिन सॉल्ट जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके अपने लोग उसे गद्दारी के जुर्म में सजा देंगे। तब बार्कले ने फैसला किया कि उन्हें शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाना होगा। उसने अपने एक साथी की मदद से एक लड़के का फोन चुराया ताकि वो अपनी पूर्व पत्नी बारबरा से संपर्क कर सके। उसे लगा कि बारबरा ही उनकी मदद कर सकती है, लेकिन बारबरा ने अपने देश और अपनी बेटी के भविष्य को अपने एक्स हस्बैंड के प्यार से ऊपर रखा। अपने देश के लिए उसने बार्कले को धोखा देने का फैसला किया। उसने बार्कले से झूठ बोला कि वो उनकी मदद करेगी और उन्हें एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। साथ ही उसने ये सारी जानकारी सरकारी लोगों को भी दे दी। जब बार्कले ने बारबरा की गाड़ी को मीटिंग पॉइंट पर आते देखा, वो सॉल्ट के साथ एक पुल की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर वो दोनों तरफ से घिर चुके थे। वो एक जाल में फंस गए थे। तभी केट की टीम के एक सदस्य ने उसे बताया कि उन्होंने उस नकली वीडियो का सोर्स ट्रेस कर लिया है जिसमें सॉल्ट ने इंसानियत के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। वो वीडियो आखिरकार झूठा साबित हो गया था। ये सुनकर केट ने अपने फौजियों को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन जनरल गैंसपर, जो ब्रिटिश सेना से था, सॉल्ट को एक युद्ध अपराधी मानकर अपनी हिरासत में लेने पर अड़ा रहा। जब केट ने देखा कि जनरल जरूरत पड़ने पर उसे मारने को भी तैयार है, तो केट ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि वो ब्रिटिश फौजियों पर अपनी बंदूकें तान लें। अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। इंसान ही इंसान के खिलाफ खड़ा था, एक ऐसी प्रजाति के लिए जिसे वो अब तक अपना दुश्मन समझते आ रहे थे। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे पर हथियार ताने खड़े थे। उंगलियां ट्रिगर पर थीं। एक गलत हरकत और खून की नदियां बह सकती थीं। इस भयानक तनाव के बीच जब दोनों इंसानी सेनाएं आपस में भिड़ने ही वाली थीं, सॉल्ट ने एक ऐसी चीज की जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। उसने अपने फेफड़ों में जितनी हवा थी उससे कान फाड़ देने वाली चीख मारी। उसकी चीख इतनी तेज और दर्दनाक थी कि वहां मौजूद हर शख्स ने अपने कान बंद कर लिए, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो पुल से सीधे नीचे बहती थीम्स नदी में कूद गई और पानी की लहरों में गायब हो गई। उसी रात होमो एक्वा ने इंसानियत को बताया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। समुंदर से एक अजीब और सम्मोहित करने वाली आवाज आने लगी। यह आवाज समुंदर के आसपास के शहरों में फैल गई। इस आवाज में एक अजीब सा जादू था जिसने
शहर के सारे कुत्तों को अपनी तरफ खींच लिया। हजारों कुत्ते अपने मालिक के घरों से निकलकर उस आवाज के पीछे भागते हुए समुंदर के किनारे पहुंच गए। वहां होमो एक्वा ने मछली पकड़ने वाले जाल फेंककर उन सभी कुत्तों को पकड़ लिया और समुंदर के अंदर ले गए। अगले दिन जब इंसानों ने अपने पालतू जानवरों के गायब होने पर टाइड से सवाल किया तो उसने एक ऐसा जवाब दिया जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। टाइड ने कहा, उन्हें खा लिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम इंसान समुंदर में रहने वाली मछलियों को खा जाते हो। ये एक सीधा संदेश था, तुम जो हमारे साथ करोगे वही हम तुम्हारे साथ करेंगे। होमो एक्वा अब बदले पर उतर आए थे, लेकिन उनका बदला यहीं खत्म नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने जब उपग्रह से ली गई तस्वीरों की जांच की तो उनके होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि होमो एक्वा जानबूझकर धरती की ध्रुवीय बर्फ की चट्टानों को पिघला रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी इंसानों से कई गुना आगे थी। उन्होंने हिसाब लगाया कि इस रफ्तार से एंटार्क्टिका हर साल 300 बिलियन टन बर्फ खोता रहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो कुछ ही समय में समुंदर का लेवल पूरी दुनिया में 100 मीटर तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब था कि इंसानी सभ्यता का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। शहर के शहर, देश के देश सब पानी के नीचे होंगे। ये मानव जाति के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस खतरे को देखते हुए इंसानों ने एक बार फिर बातचीत की कोशिश की। जोनाथन, जिसे दूत के पद से हटा दिया गया था, उसे वापस बुलाया गया। उसकी बैठक टाइड के साथ रखी गई। जोनाथन ने इंसानियत को बचाने के लिए समझौता करने की कोशिश की। बिल्कुल साफ था। उसने कहा, तुम्हारे पास इस ग्रह को पहुंचाए गए नुकसान को ठीक करने के लिए सिर्फ 5 साल है। अगर तुम 5 साल के अंदर इस धरती को वैसा नहीं बना देते जैसा ये पहले था, तो पूरी इंसान जाति को इस धरती के चेहरे से मिटा दिया जाएगा। ये एक आखिरी चेतावनी थी। घड़ी की सुइयां चल पड़ी थी। इंसानियत के पास अब सिर्फ 5 साल बचे थे। इस सब के बीच बार्कले का क्या हुआ? उसे ना तो कैद किया गया था, ना ही आजाद छोड़ा गया था। उसे एक होटल के कमरे में नजरबंद रखा गया था, जहां उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। एक दिन जब उसने रूम सर्विस से आया डिनर खाया, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। उसके खाने में कुछ मिलाया गया था। जब वो बेहोश था तो वैज्ञानिकों का एक झुंड चुपके से उसके कमरे में घुसा। उन्होंने उसके शरीर में कोई अनजान पदार्थ इंजेक्ट किया और उसके उंगलियों के निशान लिए ताकि बाद में उसका गलत इस्तेमाल किया जा सके। उन्हें बार्कले के साथ क्या करना था, ये एक गहरा राज था। कुछ मिनट बाद जब वो वैज्ञानिक वहां से चले गए, बार्कले को होश आया। उसे कुछ ठीक से याद नहीं था, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो किसी तरह होटल के सुरक्षा घेरे को तोड़कर वहां से भाग निकला। वो सीधा समुंदर के किनारे गया, इस उम्मीद में कि शायद वहां उसे सॉल्ट मिल जाए। सूरज निकलने के ठीक बाद जब आसमान में हल्की लाली थी, समुंदर की लहरों से सॉल्ट बाहर निकली। बार्कले की आंखों में आंसू आ गए। उसे इस बात की राहत थी कि वो जिंदा और आजाद है। वो उसकी तरफ दौड़ा। उसे लगा कि वो सॉल्ट के साथ कहीं दूर चला जाएगा, लेकिन सॉल्ट उसे अपने साथ भगाने के लिए नहीं आई थी। उसने बार्कले को समझाया कि उसे टाइड के साथ एक नया समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए, इससे पहले कि उसके लोग पूरी इंसानी सभ्यता को नष्ट कर दें। इतना कहने के बाद सॉल्ट ने कहा कि अब उसे जाना होगा। उसने बार्कले को एक आखिरी अलविदा वाला किस दिया और वापस समुंदर की गहराइयों में चली गई। बार्कले तुरंत केट और उसकी टीम के पास गया। उसने उन्हें सॉल्ट का संदेश बताया और टाइड से संपर्क करने को कहा। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन टाइड ने उनके किसी भी संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। और फिर कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने दोनों प्रजातियों को हिला कर रख दिया। दुनिया भर के समुद्रों के किनारों पर लाखों की संख्या में होमो एक्वा की लाशें बहकर आने लगी। ये एक भयानक दृश्य था। समुद्र का हर किनारा उनकी लाशों से पट गया था। जब वैज्ञानिकों ने इन लाशों की जांच की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। उन सबको एक अनजान रोगाणु, एक तरह के वायरस या बैक्टीरिया ने मारा था। इस रोगाणु ने उनके गलफड़ों को ब्लॉक कर दिया था, जिससे वो सांस नहीं ले पाए और पानी में ही डूबकर मर गए। सबसे अजीब बात यह थी कि इस रोगाणु ने सिर्फ होमो एक्वा को ही अपना निशाना बनाया था। समुद्र के बाकी किसी भी जीव पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। यह साफ था, ये एक जैविक हथियार था जिसे खास तौर पर होमो एक्वा को मारने के लिए बनाया गया था। ये इंसानों का काम था। केट को यह समझते देर नहीं लगी कि उसके दुश्मनों ने आखिरकार अपना काम कर दिया। उसे इस बात का बेहद अफसोस हुआ कि वो इस साजिश को वक्त रहते नहीं समझ पाई। उसी दिन केट की टीम को समुद्र की गहराइयों से एक मदद का संदेश मिलता है। होमो एक्वा बात करना चाहते थे। बार्कले को तुरंत इंपीरियल हाउस बुलाया गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि होमो एक्वा की तरफ से बातचीत करने के लिए सॉल्ट को भेजा गया था। ये जानकर कि सॉल्ट जिंदा है, बार्कले की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसका मन किया कि वो दौड़कर उसे गले लगा ले, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। इस बार सॉल्ट के चेहरे पर ना तो गुस्सा था, ना ही घमंड, सिर्फ हार और थकान थी। उसने जंग के खत्म होने का ऐलान किया और अपने लोगों की हार स्वीकार कर ली। उसने बताया कि उस जैविक हमले में उसकी प्रजाति के 90% लोग मारे जा चुके हैं।
सिर्फ 10% ही जिंदा बच पाए हैं। उसने कहा, जिन लोगों ने यह कायराना हमला किया है उन्हें पानी खुद सजा देगा। उसकी आवाज में एक ठहराव था, एक ऐसी शांति जो बड़े तूफान के बाद आती है। केट ने दोनों प्रजातियों के बीच टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की एक आखिरी कोशिश की। उसने बचे हुए होमो एक्वा के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह की पेशकश की। उसने कहा कि वो प्रशांत महासागर में स्थित 300 किलोमीटर लंबी एक खाई में रह सकते हैं। ये धरती पर सबसे गहरी जगह थी। केट ने वादा किया कि अगर वो इस ऑफर को मान लेते हैं तो उन्हें इंसानी प्रदूषण और शोर से हमेशा के लिए बचाया जाएगा। जाने से पहले सॉल्ट ने बार्कले और बाकी सबको अपने उस विशाल मछली दोस्त का अंत दिखाया। वो बेचारा भी उस हमले में मारा गया था। सॉल्ट ने कहा, मेरे लोग जंग इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि वो इस बात से डर गए हैं कि इंसानी बुराई की हद कहां तक जा सकती है। जैसे ही होमो एक्वा वहां से जाने के लिए मुड़े, इंपीरियल हाउस के अजीम शीशे जो थेम्स नदी के पानी को मीटिंग हॉल से दूर रखते थे चटकने लगे। उनमें दरारें पड़ने लगी। हॉल में अफरा तफरी मच गई। समिति के सारे सदस्य अपनी जान बचाने के लिए एक सुरक्षित रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन बार्कले वहीं शांति से खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने अंत को स्वीकार कर लिया है। पर तभी हाना वहां आई और उसे वहां से सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। उसी दिन केट को बार्कले की मेडिकल रिपोर्ट्स मिली। रिपोर्ट्स देखकर उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि बार्कले के डीएनए को बदल दिया गया है। अब उसकी जेनेटिक्स होमो एक्वा से मिलती जुलती थी। अब केट को समझ आया कि उस रात होटल के कमरे में वैज्ञानिकों ने बार्कले के साथ क्या किया था। उन्होंने उसे बदलना शुरू कर दिया था। ये जानकर केट ने एक आखिरी फैसला किया। वो बार्कले को समुद्र के किनारे ले गई ताकि वो एक आखिरी बार सॉल्ट से मिल सके। समुद्र के किनारे बार्कले और सॉल्ट एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में हजारों बातें थीं जो शायद लफ्जों में बयान नहीं हो सकती थीं। उन्होंने एक दूसरे को किस किया और उसी एक पल में एक चमत्कार हुआ। बार्कले की गर्दन पर गलफड़े यानी मछलियों जैसे सांस लेने के अंग उगाए। वो अब पानी के नीचे सांस ले सकता था। उसके सामने अब दो रास्ते थे। एक रास्ता जमीन पर जाता था, इंसानों की दुनिया में जहां धोखा, साजिश और नफरत थी। दूसरा रास्ता समुद्र की गहराइयों में जाता था, सॉल्ट के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। उसके पास अपना नसीब चुनने का मौका था और बार्कले ने अपना फैसला कर लिया। उसने जमीन की दुनिया को अलविदा कहा और सॉल्ट के साथ समुद्र में रहने का फैसला किया। एक ऐसी दुनिया में जहां शायद उसे वो प्यार और शांति मिल सकती थी जो जमीन पर उसे कभी नसीब नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी जमीन और समुद्र के बीच की जंग की। लेकिन आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? क्या बार्कले ने सही फैसला किया? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। आपसे मिलेंगे अगले रिकैप में यहीं इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।